अपने देखने वालों को बता दें कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमंद शाह ने अडियाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी की मौजूदगी में ये फैसला सुनाया, ताहम उनके वकला की टीम में से कोई अदालत में नहीं पहुंचा। इमरान खान और बुशरा बीबी को PPC दफ़ा 409 के तहत 7 साल कैद की सज़ा भी सुनाई दी गई है। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराज साहब। इफ्तिखार शराज साहब, जो फैसला सामने आया है आज तोशाखाना 2 केस का, उसके बारे में डिटेल्स भी हमसे शेयर कीजिए, फिर मज़ीद जो अहम नुक्ते हैं उस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जी, यकीनी तौर पे ये भी एक उनके खिलाफ दूसरा केस था तोशाखाना, और आपको मालूम है नाज़रीन को कि उन पे जो बुनियादी इल्ज़ाम था वो यही था कि उन्होंने जो तोशाखाना में गोया के कीमती घड़ियाँ और जो दीगर जवाहरात थे वो गोया अंडर वैल्यू करके उन्होंने ख़रीदे, और एक तरह से उन्होंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी किया, और साथ में ये कि गवर्नमेंट एक्सचेकर के साथ खयानत की है। तो जाहिर सी बात है उसी बुनियाद पे पहला केस चला और अब दूसरा केस, फिर उस केस के अंदर उनको आज सज़ा सुनाई गई है। ये केस काफ़ी दिनों से इसकी समाअत मुकम्मल हो गई थी और अवेटेड था कि इसका कोई फैसला सुनाया जाए, तो आज उनको PPC के दफ़ा 409 के तहत गोया के 17 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई है। साथ में तो 1 करोड़ 64 लाख और 500 रुपये जुर्माना भी किया गया है, और मजबूरी तौर पे हम कह सकते हैं कि इसमें कोई 30 गवाहान थे जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। 18 गवाहान पर जगह मुकम्मल की, जबकि 3 गवाहान को तर्क कर दिया गया था। तो आप मजबूरी तौर पर कह सकते हैं कि जो केस है तोशाखाना केस 2 है, जारी बात नाज़रीन को मालूम होगा कि पहले केस में उनकी गोया के एक तरह से जमानत मंजूर हो गई थी, और उस दौरान फिर एक नया केस आया, और इस तोशाखाना 2 केस के अंदर कुछ और शवायद थे कि जो पहले केस के अंदर गोया के मंजर आम पे नहीं आ पाए थे। कुछ ऐसे गवाहान थे सरकार की जानिब से जो पहले मौजूद नहीं थे, तो दूसरे केस के अंदर वो भी पेश हुए। तो यकीनी तौर पर उन शवाहिद और गवाहों की बयानात की बुनियाद से ये फैसला सुनाया गया है। लेकिन इतनी बड़ी सज़ा गोया कि 17 बरस थी, इससे पहले शायद इसकी नज़ीर हमें नहीं मिलती कि किसी भी इतने बड़े ओहदे पे फायज शख्स को, बिलखसूस प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे फायज शख्स को, तो गोया कि मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, या हम कह सकते हैं कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के केस में इतनी बड़ी सज़ा दी गई हो। तो 17 साल की सज़ा है। आपको मालूम है कि इससे पहले उनको 190 मिलियन पाउंड केस में भी 14 साल की सज़ा हो चुकी है। अब जारी की बात, उनके पास अगेन एपीलेट फोरम्स हैं, वो हाई कोर्ट है इस्लामाबाद, और उसके बाद फिर आईनी अदालत है जहाँ पे वो अपना गोया के अपील कर सकते हैं। अब देखना ये है कि अब पहले मरहले में वो क्या जाते हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट में, और वहाँ पे क्योंकि इससे पहले हमने देखा है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर भी उनकी जो दरख्वास्त जमानत और दरख्वास्त बरीयत है तो पिछले कमोबेश 1 साल से पेंडिंग है, अभी तक उसकी समाअत नहीं हो पाई। तो अब इस केस में क्या होता है, जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा। अच्छा इफ्तिखार शराज साहब, इसी अहम नुक्ते पे तलाल चौधरी साहब से भी हमारी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर वो रुख करते हैं PTI तो ये उनका हक है, वो ज़रूर जाएं, लेकिन उन्होंने एक अहम पॉइंट रेस किया है। वो ये कह रहे हैं गुड टू सी यू वाले जजेस अब उनको नहीं मिलेंगे और जाली डिग्रियों वाले जजेस अब उनको नहीं मिलेंगे। बस ये तो जाहिर सी बात है, हुकूमत का मौक़िफ़ यही होना चाहिए और यही होगा, लेकिन साथ में फेयर ट्रायल और स्पीडी जस्टिस के ऊपर भी सवाल उठते हैं। उनसे ये सवाल किया जाना चाहिए था कि 190 मिलियन पाउंड में उनको 14 साल की सज़ा हुई है, लेकिन क्या वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पिछले 1 साल से उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट करनी है, एक्सेप्ट करनी है, उनकी सज़ा मुअत्तल करनी है, उनको जमानत की रिहाई का हुक्म जारी करना है, जो भी फैसला करना है वो क्यों नहीं कर रहे। तो अगर से गुड टू सी के वाले जजेस नहीं बैठे हुए, जारी डिग्रियों वाले नहीं बैठे हुए, तो ये अगर आप समझते हैं कि बड़े आज़ाद मंच जज हैं और ये मेरिट पे फैसले करते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर ये सवाल बड़ा जायज़ है कि जहाँ पे हुकूमत वक्त आईनी अदालतें बना रही है
और इस इम्प्रेशन के तहत बना रही है कि पाकिस्तान की आला अदलिया में 60-60 हज़ार केस पेंडिंग पड़े हैं, लोगों को वक्त इंसाफ नहीं मिलता। तो आम आदमी को तो छोड़े, इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म को अगर फौरी इंसाफ नहीं मिल पा रहा और पिछले 1 साल से अपनी दरख्वास्त की समाअत का मुंतज़िर है, तो इस तलाल चौधरी साहब इस पे क्या कहेंगे, क्या वजूहात हैं? कभी तो हमें लगता है और कि इफ्तिखार शाह साहब कहा जाता है इसके बारे में, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड है। लेकिन अब हुकूमत का बयानिया इससे मुख्तलिफ है। जैसे 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर कि कौमी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया, तो हम समझने से कासिर हैं कि उस केस में तो जो रकम थी वो पहले सुप्रीम कोर्ट में कहीं लैंड हुई और उसके बाद इस मौजूदा वज़ीर आज़म ने गोया कि उस रकम से गोया कि यूनिवर्सिटी बनाने का, दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का हुक्म दिया हुआ है और काबीना ने उसको मंजूर किया। तो पैसे किसी की जेब में नहीं गए। और अगर से अलकादर यूनिवर्सिटी बनी भी थी और उसका जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट में उस वक्त वज़ीर आज़म ने कोई ज़ाती फ़ायदा तो कोई हासिल नहीं किया और केस के फैसले में भी कहीं नहीं लिखा कि इसके बदले में उन्होंने कोई ज़ाती फ़वाद हासिल किए हैं। लेकिन बहरहाल अदालतों ने उस पर फैसला दिया 14 साल की सज़ा का। और इस वक्त हुकूमत वक्त का बयानिया ये है कि वो कौमी खजाने पे बहुत बड़ा डाका था, हालांकि वो प्राइवेट मनी थी, एक गोया कि प्रॉपर्टी बिल्डर्स की, और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आई और उसके बाद कौमी खजाने में चली गई। तो ये हुकूमत तो जाहिर सी बात है यही कहेगी। लेकिन हुकूमत से सवाल यही बनता है कि भाई मेरे, आप ये बताएं कि उनसे मुताल्लिक केसेस की समाअत क्यों नहीं हो रही, और अगर ये केस भी था कि जिसके अंदर कई माह तक फैसले को महफूज रखा गया, क्यों रखा गया, क्या वजूहात थी उसकी, तो तलाल चौधरी साहब हमें बताएंगे कि क्यों उन्होंने महफूज रखा इतनी देर तक। जब इसकी समाअत कई माह पहले मुकम्मल हो चुकी थी तो क्यों नहीं इसका फैसला सुनाया गया। तो इनके जवाबात उनके पास हरगिज़ नहीं होंगे, क्योंकि कभी तो हमें लगता है कि प्रोसिक्यूटर का पेट खराब हो गया है और कभी जज साहब बीमार होते हैं, तो कभी कोई और वजूहात। अब देखें कि जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 190 मिलियन पाउंड केस से मुताल्लिक हर 2 माह बाद जो है कि समाअत का वक्त मुकर्रर होता है, उसके बाद अचानक वो समाअत मनसूख कर दी जाती है और कोई वजूहात भी नहीं बताई जाती कि किस बुनियाद पे इस केस की समाअत नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है कि जब गुड टू सी वाले जजेस थे या उससे पहले आप कह लें कि साकिब निसार साहब थे कि जिनसे इनको गिला है कि उन्होंने उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को घर भेजा, भाई मेरे, फिर जब आज के जजेस अभी उसी तरह के शायद कमोबेश कंडक्ट का मुजाहरा कर रहे हैं या उनके ऊपर भी इसी तरह का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की जानिब से आ रहा है, तो आज के इल्ज़ाम अगर दुरुस्त थे तो आज आप कैसे कह सकते हैं कि जो तहरीक इंसाफ की जानिब से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब इस मुल्क के अंदर अदलिया की तारीख रही है और अगर से अवाम हमेशा ये चाहते हैं कि इस मुल्क की अदलिया आज़ाद हैसियत से काम करे, लेकिन नहीं। तो बहुत सारे केसेस के अंदर यही कुछ हमें लग रहा है। 9 मई के मुकदमात में PTI के लोगों को, पार्लियामेंटेरियंस को गोया के वहाँ पे सजाएं सुनाई गई। उसके बाद जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बहुत सारे और केसेस के अंदर वहाँ पे उनके खिलाफ जब रेफरेंस जाते हैं तो वो सालों पड़े रहते हैं। लेकिन इन लोगों को डी नोटिफाई करने में एक वक्त की, एक सेकंड की ताख़ीर नहीं की गई। आपने जस्टिस जहांगीरी का कल देखा है परसों कि एक केस में उनके खिलाफ हाई कोर्ट से फैसला आता है और फैसले भी जजेस अपने चैम्बर में बैठ के बताते हैं और जाके सेक्रेटरी जाके अदालत के अंदर उसको अनाउंस करता है कि रात के 1 बजे मुल्क का सदर उनको डी नोटिफाई करते हैं बतौर जज। एग्जैक्टली।